Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here next series of Shakespeare. शेक्सपियर की बायोग्राफी से जो क्वेश्चन है, उनके जो वर्क्स हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे. प्रीवियस हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं. अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ टाइगर्स heart wrapped in a woman's hide, where does these line appear? कि ओ टाइगर्स हर्ट, की टाइगर का हर्ट एक स्त्री की जो खाल है उसमें लिपटा हुआ है. ये जो लाइन्स है कहाँ दिखाई देती हैं? हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फिफ्थ पार्ट फर्स्ट या रिचर्ड थर्ड. तो ये इस तरह की लाइन्स शेक्सपियर के हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में दिखाई देती हैं. ठीक है, तो हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में ऐसा दिखाया गया है कि ये जो लाइन है क्वीन मार्गरेट के खिलाफ जो यॉर्क का विवाद वहाँ पर चल रहा था, तब ये लाइन बोली जाती है. ठीक है, अब यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज करते हुए किसने बोला है कि ये जो लाइंस हैं ये उन्होंने कहाँ से ली थी? टाइगर हार्ट रैप्ड, ये उन्होंने ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन के वर्क से ली थी. इसीलिए जो रॉबर्ट ग्रीन है उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करते हुए इस तरह की लाइंस बोला है कि देयर इज एन अपस्ट्रैट क्रो, कि वो एक न्यू क्रो है, ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, कि वो हमारे फीदर्स से ब्यूटिफाइड है, कि हमारे जो वर्क हैं उनको वो क्या करता है? चोरी करता है. दैट विद हिज टाइगर हार्ट ट्रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट, कि प्लेयर्स हाइट टाइगर के हार्ट में लिपटा हुआ है. सपोज ही इज एज एबल टू बोम्बास्ट आउट अ ब्लैंक वर्स एज द बेस्ट ऑफ यू एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जोहानस फैक्टोटम इज इन his on conceit the only ships seen in a country. तो इस तरह के वर्ड्स उनके लिए रॉबर्ट ग्रीन ने यूज़ किए हैं. और उनका ये कहना था, रॉबर्ट ग्रीन ने उनका एक पैम्फलेट आया था ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट 1592 में. तो उनका ये मानना था कि जो शेक्सपियर है उन्होंने ये जो लाइन है मेरे वर्क से ली है, और वो एक नवोदित क्रो है और वो हमारे ही फीदर से ब्यूटिफाइड है. और टाइगर्स हर्ट्स मीन्स एक प्लेयर है, छिपा हुआ प्लेयर, और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रूप को दिखाने के लिए हमारी जो पोयम है उनमें से वो चोरी करने में सक्षम है. तो इस तरह की लाइन्स वो बोलते हैं. जोहानस फैक्टोटम कहकर भी उन्होंने बुलाया है. ठीक है, तो इन वर्ड से रॉबर्ट ग्रीन ने उनको क्रिटिसाइज किया है. और ये जो लाइन है टाइगर हर्ट की, ये हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में देखने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट. ये किसने बोला है शेक्सपियर के लिए कि वो एक असाधारण प्ले राइट थे, असाधारण प्ले राइट थे, लेकिन वे ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट, वो इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे. बिजनेसमैन, एक्टर, ऑथर, नन ऑफ दीज. मीन्स आपको ये बताना है कि शेक्सपियर क्या नहीं थे. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट थे, लेकिन वो एक ब्राइट एक्टर नहीं थे. इसका आंसर होगा कि वो उन्होंने एक्टिंग जरूर की थी लेकिन वो ब्राइट नहीं थे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु क्लेम दैट शेक्सपियर डाइड अ पेपिस्ट. किसने क्लेम किया कि शेक्सपियर एक पेपिस्ट के रूप में मरे? पापी जहाँ पर उनको बोला गया, कि किसने उनको पेपिस्ट बोला? विल्सन नाइट, बेन जॉनसन, रिचर्ड डेविस जो कि एक क्लर्जी मैन थे, या नन ऑफ दीज. तो ऐसा उनके बारे में पेपिस्ट उनको रिचर्ड डेविस ने बोला है, जो कि एक क्लर्जी मैन थे. ठीक है, 17th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड के जो कर्प्स क्रिस्टी कॉलेज था वहाँ के वो क्लर्जी मैन थे, यानी कि पादरी थे, रिचर्ड डेविस. ठीक है, और उन्होंने शेक्सपियर को बोला डाइड अ पेपिस्ट, की एक पापी मर गया है. इस तरह के वर्ड से उन्होंने शेक्सपियर को बुलाया था. ओके, तो इस नाम को आप ध्यान रखेंगे. रिचर्ड डेविस जो कि एक क्लर्जी मैन थे, उन्होंने शेक्सपियर को इन वर्ड्स से बोला था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर. ही अटर्ड दीज वर्ड्स इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स. हु इज ही? कि इंडियन एम्पायर की जो इंडियन साम्राज्य है या कोई साम्राज्य नहीं है, हम बिना शेक्सपियर के नहीं रह सकते. इन वर्ड में ये वर्ड किसने बोले हैं? ठीक है, बेन जॉनसन, बेकन, फ्लेचर या कार्लाइल. तो इस तरह के वर्ड शेक्सपियर के लिए कार्लाइल ने बोले हैं कि इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, या तो इंडियन एम्पायर हो या ना हो, लेकिन शेक्सपियर के बिना हम नहीं रह सकते. इस तरह की लाइन्स उन्होंने बोली है. और इन लाइन्स को उन्होंने कहाँ बोला है? कि
उन्होंने अपने एक पोयम इन द हीरो एज पोएट में बोला है, और लाइंस क्या बोली हैं उन्होंने, येट शेक्सपियर वॉज ग्रेटर दैन दांते, कि फिर भी शेक्सपियर दांते से महान थे, इन दैट ही फोर्ट ट्रूली एंड डिड कन्क्वेर, कि उन्होंने वास्तव में लड़ाई की थी और जीत हासिल की थी। तो इस तरह की लाइन कार्लाइल ने शेक्सपियर के लिए यूज़ की थी अपनी पोयम इन द हीरो एज पोएट में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर, कि जो क्वार्टो है और फोलियो है शेक्सपियर का वो किससे रिलेटेड है, साइट ऑफ द वर्क, बाइंडिंग ऑफ द वर्क, क्वालिटी ऑफ द वर्क, नन ऑफ दीज। तो जो शेक्सपियर के क्वार्टो और फोलियो हैं वो साइट ऑफ द वर्क से रिलेटेड हैं। फोलियो और क्वार्टो होते क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। एक साइज ऑफ बुक जनरली जिसको हाइट और विड्थ से मेज़र किया जाता है ना, उसको मीन्स उसकी जो हाइट और विड्थ है उससे मेजर जब वो किया जाता है तो ये फोलियो और क्वार्टो होते हैं। अब ये जो फोलियो है, फोलियो मॉडर्न जो बुक्स हैं, ठीक है, ए सीरीज ऑफ टर्म्स इज कॉमनली यूज बाय लाइब्रेरीज एंड पब्लिशर्स, यानी कि जो लाइब्रेरीज और पब्लिशर्स में एक जनरल साइज में यूज़ की जाती है उसे हम यहाँ पर फोलियो बोल देते हैं। इसको इस तरह से समझेंगे कि जो रेंज होती है ना उसके बुक का साइज़ और आकार की, ये छोटी ये बड़ी ये बड़ी, तो उस तरह से। तो जो लार्जेस्ट होती है उसको फोलियो बोला जाता है, जो थोड़ी छोटी होती है स्मॉलर होती है उसको क्वार्टो बोला जाता है, और जो स्टिल स्मॉलर यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी उसको ऑक्टेवो बोला जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे, फोलियो और क्वार्टो। फोलियो इसमें बड़ा होता है, क्वार्टो उससे थोड़ा छोटा होता है, स्मॉलर है ना, और जो और भी आकार में और साइज में छोटा होता है उसको ऑक्टेवो बोला जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे जो जैसे शेक्सपियर हैं और अदर राइटर्स हैं उनके वर्क आए थे ना कि कैसे कैसे पब्लिश हुए, फोलियो में हुए, क्वार्टो में हुए। अभी आगे पढ़ते हैं हम कि व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, कि जो शेक्सपियर का सेकंड फोलियो है वो कब अपीयर हुआ, 1623, 1632, 1625 या नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको पता है कि जो शेक्सपियर के फोलियो हैं वो कब कब आए थे। तो सेकंड फोलियो 1632 में उनका आया था, फर्स्ट कब आया था 1623 में। एक बार इनको देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट फोलियो लंदन में 1623 में सेंट पॉल्स कैथेड्रल में पब्लिश हुआ था, प्रिंट हुआ था, ठीक है, जिसमें 36 प्ले थे और पेरिक्लिस उसमें नहीं था, ठीक है, और 18 जो उनके रिमेनिंग प्लेस थे वो कभी पब्लिश्ड नहीं हुए थे। सेकंड प्ले 9 ईयर्स लेटर पब्लिश हुआ था 1632 में, और इसमें एक एडिशनल पोयम को भी रखा गया था जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा था ना वो एडिशनल पोयम जिसको जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर की प्रेज करते हुए लिखा था ऑन शेक्सपियर, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था। थर्ड फोलियो शेक्सपियर का जिसको जो 1663 में आया था और रिप्रिंट करवाया गया था उसको 1664 में, जिसमें पेरिक्लिस और 6 अदर प्लेस को रखा गया था। फोर्थ फोलियो उनका 1685 में आया था और इसमें सेम थर्ड फोलियो के जैसे 43 प्लेस रखे थे जैसे कि थर्ड फोलियो में उसी सीक्वेंस में इसमें रखे गए थे। तो ये होते हैं फोलियोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर फाइट विद द पायरेट्स, कि कौन थे शेक्सपियर फाइट्स विद द पायरेट्स के ऑथर। तो इनका नाम हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है इसमें A.W. पोलार्ड। ये इन्होंने शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स लिखी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सी सिम्पसन, हेल्ज कॉकरेज, E.E. वेलबी, एडवर्ड मॉन्डे, फिलिप विलियम्स एंड चार्कन हिनमैन कुछ नाम हैं एसोसिएटेड विद देयर कंट्रीब्यूशन टू, कि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किस में दिया था। ऑप्शंस आर बेन जॉनसन स्कॉलरशिप, शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप, वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट्री या नन ऑफ दीज। तो ये आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप में इन्होंने अपना योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। अब सबसे पहले बात ये आती है कि शेक्सपियर की स्कॉलरशिप क्या है, ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जो वर्क हैं जो उन्होंने लिखा है उनका जो स्टाइल है उसकी सिस्टमेटिक स्टडी क्या कहलाती है, शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप कहलाती है।
जिसकी शुरुआत सैमुअल जॉनसन और निकोलस राव ने की थी। इसको आप ध्यान रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कंट्रीब्यूशन किस किस ने दिया था, किन किन के नाम इसमें आते हैं, पर्सी सिम्पसन, हेल जे कॉकरिड्ज, ई वेलोबे, एडवर्ड मोंडे, फिलिप विलियम्स एंड चारकोन हिनमैन के नाम इसमें आ जाते हैं। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था शेक्सपियर की स्कॉलरशिप में, और जिसको शुरू करने का काम सैमुअल जॉनसन और निकोलस रॉव ने किया था। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ शेक्सपियर, if it be taught toward the general good, set honor in one eye and death in another, and I will look on both indifferently। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि भलाई के लिए ये जनरली सिखाया जाता है कि सेट ऑनर इन वन आई, कि एक आंख से ऑनर रखो, एंड डेथ इन अनदर, और दूसरी से डेथ, एंड आई विल लुक ऑन बोथ इनडिफरेंटली, और मैं दोनों को अलग अलग उदासीनता से देखूंगा, इस तरह से बोला है। तो दीज लाइन आर स्पोकन टू कैशियस, ये जो लाइन्स हैं ये कैशियस को कही गई हैं, किसके द्वारा, बाय एंटोनियो इन जूलियस सीजर, ब्रूटस इन जूलियस सीजर, कोमा इन जूलियस सीजर, या सीजर इन जूलियस सीजर। राइट आंसर है, ये जो लाइन्स हैं ये कैशियस को ब्रूटस के द्वारा बोली गई हैं। ठीक है, जूलियस सीजर जो कि एक फेमस ट्रेजेडी है, और ये ट्रू इवेंट पर आधारित है, और इसका फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश कराया गया था, जहाँ पर इसका टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ एवलिस सीजर से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसको ये एक हिस्ट्री प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था 1599 में। ठीक है, इस प्ले में जो ब्रूटस है वो एक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करता है, और जिसमें जो कैशियस है उसकी हत्या करना, कैशियस जूलियस सीजर की हत्या करेगा, और कहता है कि उसे और ज़्यादा वो अत्याचारी बनने से रोकेगा। सीजर का जो राइट हैंड मैन है एंटनी, ठीक है, वो यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके खिलाफ और ज़्यादा शत्रुता को वो भड़का देता है, और अपने आप सिविल वॉर में ही उलझ जाता है। इस तरह की स्टोरी है जिसमें जो षड्यंत्रकारी हैं वो जूलियस सीजर के खिलाफ इकट्ठा होते हैं और कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ठीक है, और उसकी हत्या कर देते हैं। ये ट्रू इवेंट पर आधारित एक हिस्ट्री प्ले है। हु क्रिटिसाइजेस शेक्सपियर सेइंग, किसने शेक्सपियर को ऐसा कहते हुए यहाँ पर आलोचना की है, उनको क्रिटिसाइज किया है। ही सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस, कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से सेक्रीफाइसेस कर देते हैं अपने गुणों का। इज़ मोर केयरफुल टू प्लीज दैन टू इंस्ट्रक्ट, और वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं दूसरों के निर्देशों पर। और किसने बोली हैं ये लाइंस, ही सेक्रीफाइसेस रीजन, प्रॉपर्टी एंड ट्रुथ, वो कारणों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए और ट्रुथ के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, तर्क देते हुए, टू परस्यू इवन अ पुअर एंड बैरन क्विबल, चाहे वो पुअर हो या फिर कोई भी बैरन क्विबल यानी कि बंजर कोई विवाद हो या खाली के कोई विवाद हो, वो उन सब के लिए त्याग कर देते हैं। तो इस तरह की लाइन शेक्सपियर को के लिए किसने बोली हैं, किसने क्रिटिसाइज किया है? ऑप्शंस आर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, पेन जॉनसन, एफ.आर. लेविस या टी.एस. एलियट। इस तरह की लाइन सैमुअल जॉनसन ने उनको बोली है कि वो बिना मतलब के जो तर्क वितर्क होते हैं उनमें अपनी जो सच्चाई है और जो उनके वर्च्यू हैं उनका त्याग कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से पूछा गया है, इसमें आपको ये लाइंस फिल करनी है। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू डे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देकर पूछ लिया जाएगा कि आपको ये इन लाइंस को कंप्लीट करना है। ये जो यहाँ पर भी फिलअप्स दिया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ आएगा। इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू द लास्ट ऑफ रिकॉर्डेड टाइम एंड ऑल अवर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स द वे टू डस्टी डेथ। ये आपको जो एक्सअप दिया है इसको फिल करना है, यानी कि जो अंश दिया है पहले तो ये जानना होगा कि ये कहाँ से है। ये मैकबेथ से है, फेमस लाइन है, एक 5th सीन 5th में उन्होंने बोली थी। ठीक है, कब बोली थी? जब वो लेडी मैकबेथ के डेथ के बारे में सुन लेता है तब बोलता है कि कल और कल और कल, और इसी से दिन ब दिन जो है और लास्ट टाइम तक हम बढ़ते जाते हैं कल के बारे में, और जो हम फूल बनते हैं बस हमें डेथ की ओर ही जाना होता है। इस तरह की वो लाइंस बोलता है। किसके लिए? लेडी मैकबेथ को जब वो देता है कि जब उसे सुनाई देता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो डैश, एक तो यहाँ पर आपको भरना है एंड टू द लास्ट डैश। तो यहाँ जो करेक्ट वर्ड है वो आएगा रन्स टू द लास्ट
डैश ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, तो एंड सेकंड में आएगा पॉइंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा रन्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइंस कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर आएगा रन्स एंड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डेड टाइम। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। ये एक फेमस सॉलिलकी है जिसको एक्ट 5 सीन 5 में लेडी मैकबेथ की जब उसकी डेथ के बारे में मैकबेथ सुनता है तो वो इस स्पीच को डिलीवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क बी अ काउच फॉर लग्जरी एंड डैम्ड इंसेस्ट, दिस इज सेड बाय घोस्ट इन। ये घोस्ट कहता है, किस में बोलता है? अब ये तो आप अच्छे से जान गए होंगे, लाइन्स देखकर ही समझ में गए होंगे कि जो डेनमार्क का रॉयल बेड है उसके उसके और ये जो लग्जरी और बिना मतलब की जो सुविधाएं हैं इनको ना ले। तो घोस्ट ये सब किसके बारे में बोलता है, किसको बोलता है? हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर या द टेम्पेस्ट। ये हैमलेट में बोली गई हैं और हैमलेट को बोली गई हैं बाय हिज फादर, जब वो उनको वहाँ पर बोलता है कि उठो, साहस दिखाओ और क्लॉडियस को मारो, ठीक है। इन लाइंस में, इफ़ यू हैव करेज एंड अ नेचुरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अगर आप में साहस है और नेचुरल सेंस है कि क्या करना है तो क्लॉडियस को मार डालो। ये उनके फादर, किसके? हैमलेट के फादर उनसे बोलते हैं। ये शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है और उसमें ये लाइंस घोस्ट बोलता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये लाइंस किसने बोली हैं, तो ये घोस्ट ने बोली है हैमलेट में, और ये घोस्ट जो हैमलेट के फादर का घोस्ट है वो हैमलेट को बोल रहा है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नेचुरल सेंस है तो क्लॉडियस को मार दो क्योंकि अपना रिवेंज लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, येट आई टू फियर दाई नेचर, इट is too full of the milk of human kindness. These lines are from Macbeth and spoken by, ये मैकबेथ से ली गई हैं कि yet I do fear thy nature, और इसमें बोला गया है कि मैं नेचर से डरता हूँ। इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन, ये जो काइंडनेस है, ह्यूमन काइंडनेस यानी कि मानवीय दया है, उसके मिल्क से भरपूर है। दीज लाइन, ये मैकबेथ से ली गई हैं और किसने ये बोली हैं? मैकबेथ, लेडी मैकडफ, लेडी मैकबेथ या बैंको। ये लाइंस मैकबेथ को लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली जाती हैं, ठीक है। लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ है, मैकबेथ ट्रेजेडी जो कि 5 एक्ट्स में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और इसको 1606 और 7 के अराउंड उन्होंने लिखा था, और फर्स्ट फोलियो 1623 में जो विलियम शेक्सपियर का आया था उसमें पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स किंग लियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रिमियल ऑफ ऑल हिज प्ले? किसने बोला था ये किंग लियर के बारे में? द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रिमियल ऑफ ऑल हिज प्ले, चार्टन, AC ब्रैडले, चार्ल्स लैम या स्विनबर्न। तो ये जो इस तरह की लाइंस हैं किंग लियर के लिए चार्ल्स स्विनबर्न ने बोली थी, है ना। मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमियल ऑफ ऑल हिज प्लेस। उन्होंने जो पीबी शैली थे उन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में किंग लियर को बोला था द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमैन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा पीबी शैली ने बोला था, ये आप ध्यान रखेंगे। और चार्ल्स स्विनबर्न ने क्या बोला था? चार्ल्स स्विनबर्न ने बोला था द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमियल ऑफ ऑल हिज प्लेस, कि सारे प्ले में से जितने भी प्ले उन्होंने लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा एलिमेंटल और प्रीमियल लगा, यानी कि मौलिक वहाँ पर ये हमें लगा। और पीबी शैली ने क्या बोला है किंग लियर को कि ये जितने भी परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में जितने भी आर्ट हैं उनमें सबसे परफेक्ट स्पेसिमैन हमें ये वर्क लगा। यानी कि शेक्सपियर ने अब तक जितने भी ग्रेटेस्ट वर्क लिखे हैं उसमें हमेशा ये सबसे ग्रेटेस्ट वर्क्स में से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस, कि कन्फ्यूजन ने अब उसको उसकी सर्वश्रेष्ठ मास्टरपीस उसको बना दिया है, रचना बना दी है। मोस्ट सैक्रिलीजियस मर्डर हैथ ब्रोक ओपन द लॉर्ड्स एनोएटेड, यानी कि इसको दुनिया में क्या किया है? सबसे अपवित्र मर्डर बना दिया है, ठीक है। और एंड स्टोल दैंस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज फ्रॉम मैकबेथ स्पोकन बाय, ये मैकबेथ से है ये लाइन, और किसने बोली है कि जो
वहाँ पर कन्फ्यूज़न है उसको सबसे उत्कृष्ट कृति इसको बना दिया है, मास्टरपीस बना दिया है। और जो सबसे अपवित्र वहाँ मर्डर है उसने भगवान के मंदिर को वहाँ तोड़ दिया है और वहाँ से जो इमारत रूपी जीवन है उसको चुरा लिया है। इस तरह की लाइन ये कौन बोलता है? ये मैकबेथ में मैकडफ बोलता है। ठीक है, इन लाइंस को मैकडफ बोलता है। मैकडफ कौन है? थेने ऑफ फेफे है, ये कैरेक्टर है, मेन एंटेगोनिस्ट है मैकबेथ का, जिसको उन्होंने 1603 से 7 के अराउंड लिखा था। और ये हिस्ट्री प्ले है, हिस्ट्री पर बेस है। मैकबेथ यहाँ पर जो मैकडफ है वो एक लेजेंडरी हीरो है और वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभाता हुआ दिखाई देता है। और उसे मैकबेथ जो रेजिसाइड है, रेजिसाइड यानी कि जिसने किसी राजा की हत्या की है, जिस पर राज हत्या का आरोप है, ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर दिखाया गया है। और लास्ट में फाइनल एक्ट में ये जो मैकडफ है यही मैकबेथ की यहाँ पर हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एने हैथवे? ये बायोग्राफी से क्वेश्चन है, ये आपको पता है। ये विलियम शेक्सपियर की वाइफ हैं जो उनसे 26 ईयर्स ओल्ड, जो 26 ईयर्स ओल्ड थी, यानी कि ये उनसे बड़ी थी 6 months। हु इज पुअर टॉम इन किंग लियर? किंग लियर में पुअर टॉम कौन है? अर्ल ऑफ केंट, एडमंड, एडगर क्यूरन। अगर आपने किंग लियर अच्छे से रीड किया है तो आप अच्छे से बता देंगे। इसका राइट आंसर है एडगर। जो ये पुअर टॉम, इसमें ये जो एडगर है ना, ये वेश धारण कर लेते हैं पुअर टॉम का। एडगर सबसे पहले फुली पुअर टॉम एक्ट 3 में हमें दिखाई देते हैं जब वो तूफान के बीच वहाँ पर फंसे होते हैं और लियर की जो मैडनेस है किंग लियर की वो वहाँ पर पूरी तरह से दिखाई देती है। ये प्ले, इसके बारे में आपने रीड किया होगा कि किंग लियर जो उनकी डॉटर हैं, 3 डॉटर्स हैं और वो अब अपने आप को बूढ़े मानने लगे हैं और वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा वगैरह करते हैं। तो इसी तरह से ये एक ट्रेजेडी बन जाती है जिसमें वो अपनी बेटी जो कॉर्डेलिया है उसको अलग रखते हैं, है ना, उसको सब कुछ नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वही काम आती है। तो इस तरह की कुछ स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिएट्रिकल कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्स मैन इन 1603? 1603 में किस थिएट्रिकल कंपनी ने अपना नाम बदलकर किंग्स मैन रख लिया था? ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप बायोग्राफी पढ़ चुके हो। द चैम्बरलेन्स मैन वो थिएटर कंपनी थी जिसने अपना नाम बदलकर किंग्स मैन रख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेम द फोल्ड एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। ठीक है, कि कंडेम द फोल्ड, कि जो फोल्ड है उसकी निंदा करो जबकि जिसने किया है उसकी नहीं। तो इस तरह की बातें कौन कहता है? हैमलेट इन हैमलेट, किंग लियर इन किंग लियर, डेस्डेमोना इन ओथेलो, एंजेलो इन मीजर फॉर मीजर। तो ये जो लाइन्स हैं ये एंजेलो बोलता है मीजर फॉर मीजर। मीजर फॉर मीजर एक प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1603 से 4 के बीच लिखा था और इसको सबसे पहले 1604 में परफॉर्म करा गया था। ये फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था और इसमें जो ये एंजेलो है ये डिस्पोटिक एंड प्योरिटन है ना, और ये मीन्स डिस्पोटिक यानी कि निरंकुश है। ये अपनी स्वतंत्रता से सभी काम करता है और इसको शहर का जो सिटी का जो रूल है उस पर वियना सिटी का वहाँ का इसको शासक बनाया जाता था। जो ड्यूक विंसेंटियो उनकी एब्सेंस में इसको सौंपा जाता है वहाँ का राजभार। तो अब ये अपने जो वहाँ सिटीजन्स हैं उनको निरीक्षण करने के लिए खुद को एक मतलब वहाँ पर वेश बदल लेता है, अपने आप को वहाँ एक तपस्वी की तरह से दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा तपस्वी हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ। ये मतलब इस तरह से अपने आप को वहाँ पर दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द डेविल बी सम टाइम ऑनर्ड फॉर हिज बर्निंग थ्रोन, हु सेज? कि लेट द डेविल को छोड़ दे, बी सम टाइम ऑनर्ड, कि जो कुछ भी कुछ समय के लिए सम्मान के लिए उसको छोड़ दें, बर्निंग थ्रोन पर। तो इस तरह कौन बोलता है? एंजेलो इन मीजर फॉर मीजर, हैमलेट इन हैमलेट, ड्यूक विंसेंटियो इन मीजर फॉर मीजर, या किंग लियर इन किंग लियर। ये जो लाइन है ये विंसेंटियो बोलते हैं किसके लिए? एंजेलो के लिए। मैंने बोला है ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एंजेलो है ये अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है जब ड्यूक विंसेंटियो वहाँ पर नहीं होते। तो इसीलिए ये विंसेंटियो लाइन बोलते हैं कि जो डेविल है सम्मान पाने के लिए थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दे हिज बर्निंग थ्रोन, जो वो जलता हुआ सिंहासन है उसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इन इज माइन, दिस इज स्पोकन बाय ड्यूक विंसेंटियो इन। ये इन्होंने कहाँ बोला था?
ड्यूक विंसेंटी आप जानते हैं मीज़र फॉर मीज़र के कैरेक्टर हैं, वहाँ ड्यूक हैं, ठीक है। तो ये लाइंस बोलते हैं कि जो मेरा है वह तुम्हारा है, एंड व्हाट इज़ योर्स इज़ माइन, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। इस तरह की लाइंस मीज़र फॉर मीज़र में ड्यूक विंसेंटियो के द्वारा बोली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ायर टू बी इन्वाइटेड टू एनी सेंशुअल फीस्ट विद दी अलोन, कि जो इच्छाएं हैं वो टू बी इन्वाइटेड टू एनी सेंशुअल फीस्ट, कोई भी जो सेंशुअल दावत होती है आपकी आमंत्रित होने की इच्छा, विद दी अलॉन उसके साथ, वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ठीक है। इच्छाओं के किसी भी सेंशुअल फीस्ट में आपके साथ जो डिज़ायर है वहाँ आमंत्रित होने की अकेले, इस तरह की लाइंस कहाँ दिखाई देती हैं? इसका राइट आंसर है ये शेक्सपियर के सोनेट 141 में दिखाई देती हैं, ठीक है। शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे थे उनका जो शेक्सपियर का नंबर 141 सोनेट्स था उसमें ये लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज सिस्टर प्लाइट डिड वर्जीनिया वुल्फ इमेजिन, कि जो वर्जीनिया वुल्फ है वो किसकी बहन की यहाँ दुर्दशा की कल्पना करती हैं? प्लाइट यानी कि किसकी बहन की दुर्दशा को इमेजिन करती हैं? मिल्टन, डिकन्स, शेक्सपियर या नन ऑफ दिस। तो जो ये वर्जीनिया वुल्फ है ये शेक्सपियर की जो सिस्टर है उसकी दुर्दशा को इमेजिन करने का काम करती हैं। उनकी जो बुक थी उन्होंने अ रूम ऑफ वंस ऑन, इसमें एक रियलिटी को उन्होंने प्रेजेंट किया है जिसमें वो शेक्सपियर की जो बहन है, जो सिस्टर है, उसकी दुर्दशा को वहाँ इमेजिन करती हैं कि जैसे शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस थे ना, तो उनकी जो सिस्टर है उन्हें इस समाज में बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड शेक्सपियर हैं उनके मुकाबले सब कुछ सहन करना पड़ा होगा, यानी कि उनसे भी अपेक्षाएं की गई होंगी कि शेक्सपियर की तरह वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पर ये जूडिथ को इमेजिन करती हैं एज अ शेक्सपियर सिस्टर और उसकी दुर्दशा के बारे में अपने इस वर्क में बात करती हैं, अ रूम ऑफ वंस ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम स्टॉपर्ड रॉट द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म। टॉम स्टॉपर्ड ने किस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी? शेक्सपियर इन इंडिया, शेक्सपियर इन लव, शेक्सपियर इन वेनिस, नन ऑफ दिस। तो जो टॉम स्टॉपर्ड हैं उन्होंने शेक्सपियर इन लव लिखी थी, और ये किसके साथ लिखी थी उन्होंने मिलकर? मार्क नॉर्मन एंड टॉम स्टॉपर्ड, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी थी, ठीक है, शेक्सपियर इन लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्ड डन व्हेन इट इज डन देन वर्क वेल, कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आर द फेमस वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर इन वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, कि ये यहाँ पर जो बोला गया है ये शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं उनमें से बोला गया है, ठीक है, कि इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज डन, अगर वह तब किया जाता, दैट द नॉट वर वेल, तो जब यह किया जाता ये बहुत अच्छे से ना होता, ठीक है। अगर ये काम तब किया जाता, अगर ये तब होता तो ये बहुत अच्छे से ना होता। तो ये जो लाइंस हैं शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं 4 HOKM करके, ठीक है, उनमें से हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्ले की लाइंस हैं। इसका राइट आंसर है मैकबेथ, ये मैकबेथ की लाइंस हो जाती हैं, ठीक है। ड्राइडन्स हेरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव इज़ बेस्ड ऑन, ड्राइडन की जो हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव किस वर्क पर बेस है? ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर बेस्ड है। ऑल फॉर लव 1677 में उन्होंने लिखी थी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर, जो शेक्सपियर का फेमस वर्क है, और उन्होंने इससे पहले द टेम्पेस्ट को भी एडेप्टेड किया था, यानी कि उसको भी उन्होंने रिवाइज किया था और रिवर्क्ड किया था ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा को आफ्टर ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव के बाद उन्होंने ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा को, तो ये जो तीनों प्ले है ना इनको ध्यान रखना है आपको शेक्सपियर के। एक तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो है उसको उन्होंने ऑल फॉर लव लिखा था 1677 में, और उससे पहले उन्होंने द टेम्पेस्ट को भी एडेप्टेड किया था और ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा को भी 1679 में रिवर्क्ड किया था, यानी कि उस पर दोबारा से वर्क किया था। किसने? ड्राइडन ने। इसको आप ध्यान रखोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद, जो कैलिबन है टेम्पेस्ट में वो किससे एसोसिएटेड है? फायर, स्काई, एयर या अर्थ? इजी है, ये हमने पढ़ा भी है। जो कैलिबन है वो अर्थ से एसोसिएटेड है। ये प्रॉस्पेरो का स्लैब होता है, ठीक है। द टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो का गुलाम होता है और प्रॉस्पेरो मैजिक का यूज़ करता है उसको कंट्रोल
करता है कंट्रोल करने के लिए, और कैलिबन इस बात से बहुत ज़्यादा आहत है और वो बहुत ज़्यादा उसे बदला लेना चाहता है प्रॉस्पेरो से, क्योंकि उसने उसको अपना गुलाम बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहम टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग टू। नाहम टेट ने किसको हैप्पी एंडिंग दी है? किंग लियर को उन्होंने हैप्पी एंडिंग दी है, ठीक है, जिसमें 19th सेंचुरी में, जिसमें उन्होंने एंडिंग में क्या किया है, जो कॉर्डिलिया है उसकी शादी एडगर से वो करा देते हैं, ठीक है, जिसने डिस्गाइज एज पुअर टॉम, ठीक है। एडगर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम, इन विच प्ले डज ही स्पीक, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। किंग लियर में ही वो डिस्गाइज करते हैं, अपना वेश बदलते हैं और पुअर टॉम बन जाते हैं, ठीक है। किंग लियर में जो फर्स्ट लाइन, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है फेदम एंड हाफ पुअर टॉम, ये कौन से प्ले से हैं? किंग लियर से हैं। और कौन इनको यहाँ पर बोलता है? सबसे पहले पुअर टॉम की आवाज़ में एडगर इन लाइंस को बोलते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपको अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करना है और वहाँ पर इसको पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलस्टाफ appears in Antony and Cleopatra and Hamlet, Henry IV Part First and the Merry Wives of Windsor, रोमियो एंड जूलियट एंड रिचर्ड सेकंड, नन ऑफ दीज। तो फाल्स्टाफ जो कि कॉमिक कैरेक्टर है वो हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में दिखाई देता है, ठीक है, ये कॉमिक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद मोटिवलेस मलाइनिटी, ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन एसोसिएटेड था, कौन संबंधित था इस मोटिवलेस मलाइनिटी से? इयागो। और ये टर्म किसने बोली थी? ये सैमुअल टेलर कॉलरिज ने बोली थी। ऑथेलो जो कि विलियम शेक्सपियर का फेमस वर्क है, जिसमें इयागो जो अंदर ही अंदर जेलस है ऑथेलो से, ठीक है, और इस प्ले में जो इयागो है वो एक लिटरेरी डिवाइस मेटाफर का यूज़ करता है, ठीक है, जेलसी से कंपेयर करता है, जेलसी को बताता है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है। और ग्रीन आइड मॉन्स्टर वो कब बोलता है? जब वो ओथेलो को वार्न करता है कि जेलेसी से, कि मीन्स रखता तो खुद से जेलेसी है, लेकिन वो कहता है कि जेलेसी एक ऐसी चीज़ है, यानी कि वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। तो यहाँ पर मेटाफर का वो यूज़ करता है, कौन? इयागो, ओथेलो में। और जो सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं वो इयागो को क्या बोलते हैं? मोटिवलेस मलाइनिटी से जोड़ते हुए ये इयागो के लिए बोलते हैं। हु इज़ एसोसिएटेड विद रीजन इन मैडनेस, तो रीजन इन मैडनेस से कौन एसोसिएटेड था? इसका राइट आंसर हो जाता है किंग लियर, ठीक है, किंग लियर को इसमें रीजन इन मैडनेस से जोड़ा माना जाता है। ये एक ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, और ये बेस्ड दी माइथोलॉजिकल लियर ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के राजा थे लियर, उन पर आधारित ये स्टोरी थी। हु इज़ एसोसिएटेड विद सब्ड फुल ऑफ हॉरर्स, और सब्ड फुल ऑफ हॉरर से कौन एसोसिएटेड है, यानी कि भयावता से कौन भरा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा डरावना है ना, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, सब्ड फुल ऑफ हॉरर। तो इसका राइट आंसर है मैकबेथ। वो उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैकबेथ इज सब्ड फुल ऑफ हॉरर्स। मैकबेथ सीज अ फैंटम, ठीक है, फैंटम ड्रैगर, यानी कि वो एक भूत और खंजर देखता है, हियर्स वॉइसेस, आवाज़ें सुनता है, एंड इज हॉन्टेड बाय द घोस्ट ऑफ हिज मर्डर्ड कॉमरेड, और जो उसके दोस्त मारे गए हैं, ठीक है, मारे गए साथी के जो घोस्ट उसको दिखाई देते हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसे ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए फुल ऑफ हॉरर से कौन जुड़ा हुआ है? मैकबेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एसोसिएटेड विथ टू बी और नॉट टू बी, ये तो ईजी हो जाता है, कौन है? हैमलेट, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि होना चाहिए, करूं या ना करूं, है ना, टू बी और नॉट टू बी, है ना, हाँ या ना। तो ये एक सॉलिलकी है जो प्रिंस हैमलेट की है, और इसको ननरी सीन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको ननरी सीन भी बोला जाता है। विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले हैमलेट, जो एक्ट 3 सीन 1 में भी ये स्पीच बोली जाती है, ठीक है, और इसको ओपनिंग फ्रेज भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स डन इज एन इंग्लिश सटायरिकल एडेप्टेशन फ्रॉम मैकबेथ, ठीक है, ये इंग्लिश सटायरिकल एडेप्टेशन है मैकबेथ का। तो ये किसने लिखा है? अमिताभ बच्चन, टॉम स्टॉपर्ट, पिंटर्ड या रजत कपूर? ये रजत कपूर ने लिखा है। व्हाट्स डन इज डन, ठीक है, जो मैकबेथ पर आधारित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो एक्टर यानी कि एज अ मैकबेथ रणवीर शौर्य, और लेडी मैकबेथ का रोल कल्कि कोचलिन ने प्ले किया है। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।